हेलो बच्चों, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, अक्टूबर महीने के सेकंड वीक यानी दूसरे सप्ताह की करंट अफेयर्स के बहुत ही बेहतरीन सवाल ये 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर की करंट अफेयर्स पर आधारित रहेंगे और क्वेश्चनों का मोड रहेगा क्विज यानी MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय टाइप। ठीक है, 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पिछली वीडियो आप लोग को ऑलरेडी मिल चुकी है जिसमें फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला सवाल है, देखिए, एशियाई खेल हाल ही में संपन्न हुए हैं। तो देखिए, एशियाई खेल 2023 जो कि 2022 के नाम से खेले गए थे 2023 में, क्योंकि साल 2018 में अंतिम खेल खेले गए थे, ठीक है ना। और 2022 में एशियन गेम्स होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से एशियन गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया 2022 में, और 2023 में अब उन्हें संपन्न कराया गया है। लेकिन नाम चलेगा 2022 का ही, माने जाएंगे 2022 के एशियन गेम्स ही। तो देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, एशियाई खेल 2022 जो कि हांगझू चीन में आयोजित किए गए, है ना, ये कब से कब तक आयोजित किए गए थे, ठीक है ना। तो देखिए, सही आंसर जाएगा, ये आयोजित किए गए थे 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच, जिसमें भारत ने 107 पदक जीते, चौथे स्थान पर मतलब कब्जा जमाया। 383 पदक लेके चाइना फर्स्ट नंबर पे रहा था एशियन गेम्स में, और ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, जिसमें भारत ने 28 G4 गोल्ड जीते, है ना। 38 भारत ने रजत जीते, है ना। और इसमें बात करूं 41 की, तो 41 इसमें जीते थे ब्राउन्स मेडल यानी कि कांस्य। यानी ओवरऑल मिला के पदकों की बात करूं तो 107 पदक भारत ने अपने नाम किए थे। और एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पे होता है। सबसे पहले एशियन गेम्स 1951 में, और भारत की राजधानी कहाँ पे खेले गए थे, नई दिल्ली में खेले गए थे। और भारत ने दो बार एशियन गेम्स आयोजन कराया है, 1982 और 1951 में, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, 655 सदस्य भारतीय दल था। तो 655 सदस्य भारतीय दल ने 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में एशियाई खेल 2023 में भाग लिया। इस आयोजन का 19वां संस्करण, कौन सा संस्करण था ये, 19वां संस्करण। 20वां संस्करण कहाँ पे होगा, तो 2026 जापान में होगा। 21वां जो संस्करण होगा दोस्तों, वो कतर में होगा, कतर, दोहा, याद रखना। और इसका 22वां संस्करण जो होगा वो 2034 में सऊदी अरब में होगा, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ लाइन को दोबारा से पढ़िए। 655 सदस्यीय भारतीय दल ने 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में एशियाई खेल 2023 में भाग लिया। इस आयोजन का 19वां संस्करण मूल रूप से 2022 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 1 साल के लिए स्थगित यानी पोस्टपोन कर दिया गया था। और इनका नाम जो दिया गया है ना, 2022 ही नाम है, बेशक ये 2023 में कंप्लीट कवर कराए गए हों। आगे, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कितने पदक जीते थे भारत ने। तो सही आंसर जाएगा 107 पदक भारत ने अपने नाम किए थे, है ना। 107 पदक भारत ने अपने नाम किए थे। तो सही आंसर इस सवाल का जाएगा बी ऑप्शन के साथ में, ठीक है भैया। चलिए देखिए, भारत ने एशियाई खेल 2023 में 28 स्वर्ण जीते, 38 रजत जीते और 41 कांस्य सहित 107 पदक, रिकॉर्ड पदक हासिल किए थे। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2023 में किस देश ने समग्र पदक तालिका में नेतृत्व किया, है ना। किस देश ने समग्र पदक तालिका में नेतृत्व किया, सबसे ऊपर जो रही थी वो रही थी चाइना। चाइना ने लगभग 383 पदक अपने नाम किए थे, जिसमें 200 स्वर्ण सबसे ज़्यादा जीते थे। और मैं बात करता हूँ 200 स्वर्ण के बाद में, इन्होंने जो जीते थे 200 स्वर्ण जीते थे,
383 टोटल पदक जीते थे। अच्छा, इसके बाद में जापान ने 51 और दक्षिण कोरिया ने लगभग 42 स्वर्ण पदक अपने नाम किए थे और इसमें भारत के हाथ केवल 28 स्वर्ण पदक लगे थे। लेकिन भारत के लिए बहुत है, रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा अब की बार भारत के खिलाड़ियों का, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। चीन 200 स्वर्ण पदकों के साथ समग्र पदक तालिका में शीर्ष पर, उसके बाद जापान 51 और दक्षिण कोरिया इतने यानी स्वर्ण पदक लेके दूसरे व तीसरे स्थान पे रही, भारत चौथे स्थान पे था। एशियाई खेलों की शुरुआत 1951 में दिल्ली में हुई थी, जिसमें 11 देशों ने हिस्सा लिया था, 45 टीमें शामिल थी। आगे बढ़िए, 18वें एशियाई खेल 2018 में आयोजित किए गए थे, ठीक है ना। और 19वां संस्करण एशियाई खेल का 2023 के चीन हांगझोउ में 28 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 के बीच आयोजन किया गया। इस खेल को 2022 में किया जाना था, कोविड-19 के चलते 2023 में किया गया, इसलिए इस खेल का नाम 2022 ही रखा जाएगा। आगे और देखिए इससे जानकारी, वर्ष 2018 में 78 पदक भारत ने प्राप्त किए, जबकि 2023 में 107 पदक जीते, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्राउन्ज मेडल थे, यानी टोटल मिला के 107 मेडल थे। भारत का प्रदर्शन आप लोग देख लीजिए, नंबर 4 पे रहा था। गोल्ड इतने, सिल्वर इतने, रजत इतने, सॉरी गोल्ड इतने, सिल्वर का मतलब रजत ही होता है, 38 रजत है ना, और ब्राउन्ज का मतलब आप लोग समझ जाइए है ना, 41 पदक यहाँ पे जीता था, 107 पदक टोटल जीते थे। अगला देखिए, एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए किस खेल ने सर्वाधिक पदकों का योगदान दिया था? तो कौन सा खेल था जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था? सही आंसर है शूटिंग। शूटिंग ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था, ठीक ना। तो देखिए 7 स्वर्ण जीते थे शूटिंग में और इसमें टोटल मिला के 22 पदक भारत ने अपने नाम किए थे। एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए निशानेबाजी अग्रणी खेल था, जिसमें 7 स्वर्ण सहित है ना, 7 स्वर्ण सहित 22 पदक अपने नाम किए थे भारत के खिलाड़ियों ने, है ना। तो एशियाई खेल इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगला देखिए, एशियाई खेल 2023 से पहले है ना, एशियाई खेल 2023 से पहले एशियाई खेलों में भारत की पिछली सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका क्या थी? यानी सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका क्या थी? तो सही आंसर जाएगा इसका, आपका जाएगा बी ऑप्शन के साथ में, ठीक है ना। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल आपका सही ऑप्शन माना जाएगा। तो देखिए 70 पदक जो कि जकार्ता 2018 में जीते थे, है ना, 70, जिसमें 16 स्वर्ण पदक थे और 23 रजत थे और 31 इसमें कांस्य थे, याद रखो ये चीज़। इस प्रदर्शन ने जकार्ता 2018 संस्करण में भारत के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, जहां उन्होंने 70 पदक जीते थे तब, और भारत ने अब जीते हैं 107, इसलिए वो मामला जो है पुराना हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को कंफर्म करा चुका हूँ। आगे देखिए, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ है ना साइकिल ट्रैक का नाम क्या रखा गया है? उपयोग ये है, हैदराबाद में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सोलर रूफ है ना साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है उसका हेल्थ वे। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जिसका नाम हेल्थ वे है, इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को हैदराबाद में किया गया। 23 किलोमीटर लंबा साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में आउटर रिंग रोड ORR पर स्थित है, जो मुख्य कैरिजवे और सर्विस सड़क के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ ऑलरेडी मैं आप लोगों को कंफर्म करा चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपनी 91वीं वर्षगांठ कहाँ पे मनाई, है ना। चलिए बताइए फटाफट से। तो देखिए, जो वायुसेना यानी एयरफोर्स ने अपनी 91 नंबर की जो वर्षगांठ है ना, वो कहाँ पे मनाई थी? तो ये मनाई थी प्रयाग इलाहाबाद में। तो ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल सही आंसर के रूप में माना जाएगा। इससे रिलेटेड फैक्ट देखिए, भारतीय वायुसेना ने 8 अक्टूबर, क्योंकि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, 2023 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई। समारोह में भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और राष्ट्रीय रक्षा के प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए प्रयागराज में वायुसेना स्टेशन बमरौली में एक औपचारिक परेड भी शामिल की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गगनयान मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
मिशन गगनयान, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्त, बताइए जरा। मूल्यवान संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों का खनन करना, मंगल ग्रह पर रोबोटिक मशीन को भेजना, या फिर चालक दल अंतरिक्ष उड़ान के लिए भारत की क्षमता का स्थापित करना। तो यही इसका प्रमुख उद्देश्य है, याद रखो ये चीज़ भी। देखिए, 4 चयनित अंतरिक्ष यात्री वर्तमान में बेंगलुरु में अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण सुविधा में चालक दल का प्रशिक्षण ले रहे हैं। मिशन गगनयान के लिए 4 चालक जो है चालक दल प्रशिक्षण ले रहे हैं इसके लिए बेंगलुरु में। आगे बढ़िए, गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल है ना, क्रू मॉड्यूल में कितने अंतरिक्ष यात्रियों को रखे जाने की है ना घोषणा की गई है, कितनी योजना बनाई गई है। तो गगनयान मिशन के दौरान क्रू मॉड्यूल में 3 है ना, बी ऑप्शन राइट है, 3 अंतरिक्ष यात्रियों को रखे जाने की योजना बनाई गई है, याद रखो। गगनयान मिशन के दौरान 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटने से पहले 3 दिनों की अवधि के लिए पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक गोलाकार कक्षा में रखा जाएगा। तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूख वाली कंडीशन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उपयोगी सवाल है। अगर लगे कि हाँ क्वेश्चन उपयोगी है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए भैया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर भूख को मापने और ट्रैक करने के लिए, और इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो देखिए यहाँ मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड फैक्ट कवर कराता हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी GHI एक वार्षिक प्रकाशन है जो वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर भूख को मापता है और ट्रैक करता है ना। 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट अक्टूबर 2023 में कंसर्न वर्ल्ड वाइड और है ना वेल्थ्यू हंगर या वेल्थ्यूंगर हिल्फे द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई थी। किसके द्वारा? तो ये वल्थू गंगरिंगे या हेल्फे द्वारा संयुक्त रूप से, और कंसर्न वर्ल्ड वाइड इसमें शामिल थे। आगे बढ़िए, 2023 GHI रिपोर्ट में पर्याप्त डाटा वाले देशों की भारत में रैंकिंग क्या है? तो देखिए GHI रिपोर्ट में पर्याप्त डाटा वाले देशों है ना देशों में भारत की जो रैंक है वो 111वें नंबर की रैंक है। बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 2023 GHI रिपोर्ट में भारत पर्याप्त डाटा के साथ 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। भारत का GHI स्कोर लगभग 28.7 है जो भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है ना। GHI यानी हंगर वाली कंडीशन यानी भुखमरी जो है भारत में ठीक ठाक है। 111वां नंबर समझ लीजिए, 125 में थे, तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारत में वाकई में भुखमरी है या नहीं है। तो भैया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2023 GHI रिपोर्ट में पर्याप्त डाटा वाले देशों में भारत की रैंक क्या है? ये है भैया 111वें नंबर की। चलिए, ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? जो ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाएगा वो किस प्रारूप में खेला जाएगा? टेस्ट प्रारूप में, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ODI प्रारूप में, या T20 प्रारूप में, या फिर T10 प्रारूप में? तो ओलंपिक 2028 में जो क्रिकेट खेला जाएगा वो T20 प्रारूप में खेला जाएगा, याद रखो ये चीज़। 2028 के ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किया जाना तय हो गया है। यहाँ से फैक्ट जानिए, इम्पोर्टेंट है। देखिए 13 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC है ना, IOC याद रखना ये चीज़, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने कार्यक्रम में क्रिकेट को शामिल करने के लॉस एंजिल्स खेल आयोजकों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। 4 अन्य खेलों जैसे कि बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस है ना, 6 और स्क्वैश को भी IOC कार्यकारी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसकी मुंबई में अध्यक्ष
थॉमस बाख की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। कहाँ पे? मुंबई में हुई थी। कौन था अध्यक्ष? अध्यक्ष था थॉमस बाख, जिसमें ये तय कर लिया है कि क्रिकेट भी ओलंपिक 2028 में शामिल हो जाएगा और जो क्रिकेट खेला जाएगा वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा और उसके साथ साथ जो अन्य खेल हैं ये फ्लैग फुटबॉल वगैरह, बेसबॉल वगैरह ये भी खेले जाएंगे। आगे आइए, इस वर्ष महिला श्रम बल भागीदारी दर में कितनी वृद्धि हुई है? तो इस वर्ष बताइए जरा से। देखिए सही आंसर जाएगा, ये हुई है 4.2% अंक के आसपास, है ना। महिला श्रम बल भागीदार दर में वृद्धि, है ना। सही आंसर सी ऑप्शन। देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपनी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में महिला श्रम बल भागीदारी इस वर्ष 4.2 अंक बढ़कर 37% हो गई। याद रखो ये चीज़, ठीक है ना। तो देखिए इस वर्ष 4.2% अंक बढ़कर जो है कितनी हो गई? 37। तो ये पूछ रहा है कि भाई कितनी वृद्धि हुई है? 4.2% की वृद्धि हो कितनी गई है? 37% हो गई है भागीदारी, याद रखना। आगे बढ़िए, भारत में वर्तमान महिला श्रम बल भागीदारी कितनी है? तो देखिए वर्तमान में कितनी थी? श्रम बल का मतलब समझ जाइए कि भाई गवर्नमेंटेड सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में कितनी महिलाएं जो हैं वो रोजगार के या वैकेंसी पर कितनी महिला जो है एप्लीकेबल होंगी। तो सही आंसर अब तो भैया 37 हो गया, तो 37%, ठीक ना। याद रखो 4 पॉइंट कुछ परसेंट की वृद्धि हुई, 4.2% की वृद्धि हो गई है ना। अब जो हो गया 37% के आसपास। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन अजय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन अजय, इसका उद्देश्य क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों की सहायता या इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा? जो ऑपरेशन अजय शुरू किया गया वो इजराइल से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए शुरू किया गया था दोस्त। तो बी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। देखिए, भारत ने इजराइल से वापस आने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ये हैं अरिंदम बागची, है ना। याद रखना, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता थे अरिंदम बागची। इन्होंने कहा था 230 यात्रियों के साथ पहली विशेष चार्टर्ड उड़ान 12 अक्टूबर 2023 को भारत पहुंची थी। कितने? 230 यात्री आए थे, 12 अक्टूबर को पहली उड़ान जो है वो आ गई थी, है ना। ये याद रखिएगा। और अजय ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये इजराइल में फंसे हुए, इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है, तो उस दौरान फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? कब मनाता है? तो सही आंसर जाएगा 12 अक्टूबर को मनाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यानी NHRC ने, यानी नेशनल ह्यूमन राइट, है ना, से संबंधित इसने प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में अपना, है ना, तो प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को नई दिल्ली में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। इस दिन NHRC भारत में मानवाधिकार को बढ़ावा और उनकी रक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करते हुए अपनी उपलब्धियों और चुनौतियों पर विचार करता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट, भारत में NHRC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? NHRC, तो देखिए इसका मतलब है मानव के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना, ये NHRC का प्रमुख उद्देश्य है। ये NHRC की आप लोग मुझे फुल फॉर्म कंफर्म करा दीजिए कि NHRC की फुल फॉर्म क्या है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, याद रखो ये चीज़। देखिए NHRC एक वैधानिक निकाय है जिसका प्राथमिक लक्ष्य भारत में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना है और उनकी रक्षा करना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा, मानव अधिकार वाला जो मुख्यालय नई दिल्ली में, और देश के विभिन्न हिस्सों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं,
141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक समिट, याद रखना IOC। तो देखिए 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC सत्र मुंबई भारत में कब आयोजित होने वाला है? कब आयोजित होने वाला है जरा ये बता दीजिए। देखिए कब आयोजित होने वाला है, ये 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2023। तो देखिए अब ये जो डेट है वो निकल चुकी है, आपको पता है क्योंकि ये वीडियो बाद में पड़ रही है, लेकिन वो डेट करंट अफेयर्स के हिसाब से बिल्कुल यही थी, 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2023 है ना। भारत में कब आयोजित होगा, हुआ, कब आयोजित होगा नहीं हुआ, तो ये 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित हुआ था 141वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिट, याद रखो मुंबई में। ठीक है भैया, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है 141वां ओलंपिक समिति यानी IOC सत्र 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2023 तक मुंबई भारत में आयोजित होने वाला है। उद्घाटन समारोह 14 अक्टूबर को होगा और इससे पहले 12, 13 और 14 अक्टूबर को IOC कार्यालय बोर्ड की बैठकें होंगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अक्टूबर को मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में सत्र का उद्घाटन करेंगे। ये सारी करंट अफेयर्स जो है वो आपकी सेकेंड वीक की है। आगे बढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख, ए विकल्प सही है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाख, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है ना। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट कवर कर लीजिए। 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और IOC के अन्य सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में बालिका दिवस का विषय क्या है? बालिका दिवस का विषय क्या है? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का जो विषय है वह है लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण। याद रखना, हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण और लड़कियों के अधिकार में निवेश करें, इस बार का यही विषय है। देखिए दुनिया भर में लड़कियों के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी लड़कियों के अधिकारों में निवेश, है ना, हमारा नेतृत्व और हमारा कल्याण, यही इस वर्ष की थीम। याद रखना 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़िए, 3 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज कौन से हैं जिनके लिए रॉयल्टी दरों को 11 अक्टूबर 2023 को सरकार ने मंजूरी दी, है ना। तो सही आंसर है उसमें आपका लिथियम है और उसके बाद में आपका नाइओबियम है और दुर्लभ पृथ्वी तत्व REE शामिल है। तो यहाँ आपका सही आंसर जाएगा इसका B विकल्प के साथ में दोस्त, ठीक है ना। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट कवर कर ले। 11 अक्टूबर 2023 को सरकार ने 3 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी REE के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी प्रदान कर दी है। चलिए 11 अक्टूबर को, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। स्वायत्त संस्था, है ना, स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जरा बताइए इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो युवाओं का विकास और युवाओं के नेतृत्व वाला विकास। तो स्वायत्त संस्था मेरा युवा भारत इसका प्राथमिक उद्देश्य है युवाओं का विकास और युवाओं के नेतृत्व वाला विकास। चलिए भाई, सरकार ने युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के उद्देश्य से मेरा युवा भारत माई भारत नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई जानकारी के अनुसार भारत में कितने युवा 15 से 29 आयु वर्ग में आते हैं? तो कितने युवा आते हैं? तो लगभग 40 करोड़ युवा, याद रखना, 15 से 29 आयु के वर्ग में आते हैं जारी आंकड़ों के अनुसार, है ना, 40 करोड़ के आसपास। लेकिन भारत में लगभग 40 करोड़ यानी कि 400 मिलियन युवा हैं जो 15 से 29 आयु वर्ग में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरा युवा भारत को राष्ट्रीय, है ना, मेरा युवा भारत को राष्ट्रीय को कब समर्पित किया गया? बहुत बढ़िया सवाल है। तो राइट आंसर जाएगा C ऑप्शन, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक है भैया,
देखिए, राष्ट्र को मेरा युवा भारत का औपचारिक समर्पण 31 अक्टूबर को होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, मैं लाइन गलत बोल गया था, 31 अक्टूबर को होगा, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के साथ मेल खाता है, जिन्हें अक्सर भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे बढ़ते, आभा क्या है? ये भी क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आभा क्या है। तो देखिए, आभा जो है एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए, जो आभा है वो क्या है, यानी कि ABHA, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। डिजिटल हेल्थ अकाउंट एक क्रांतिकारी मंच है जिसे व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने में सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आभा का आप लोग को पता चल गया कि आभा क्या है। तो ये भैया आपका एक डिजिटल स्वास्थ्य खाता है, याद रखो, है ना। ABHA यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, डिजिटल हेल्थ अकाउंट एक क्रांतिकारी मंच है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संचार और प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए कितने आधार नंबरों को एक मोबाइल नंबर से जोड़ा जा सकता है? कितने आधार नंबर को? तो देखिए, संचार और प्रमाणीकरण उद्देश्य से कितने नंबर आधार से लिंक किए जा सकते हैं मोबाइल वाले? तो लगभग 6 नंबरों को, है ना, या 6 आधार कार्डों को एक नंबर से जोड़ा जा सकता है। याद रखना, ये चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक है भैया, संचार और प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए एक मोबाइल नंबर को अधिकतम 6 आधार नंबरों से जोड़ा जा सकता है। सीमित या बिना कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र में सरकारी कार्यक्रम नागरिक डाटा एकत्र कर सकते हैं और उनके लिए आधार बना सकते हैं, जैसा कि आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट सवाल की तरफ। 2023 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का विषय क्या था? जरा बताइए। विश्व मानसिक, देखिए जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था ना, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वो 10 अक्टूबर को मनाया गया था, है ना। तो इसका एक विषय क्या था? इसका विषय था मानसिक स्वास्थ्य एवं सार्वभौमिक मानव अधिकार। ठीक है, यहाँ से पढ़िए, मानव स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 2023 का विषय है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, जिसका उद्देश्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए समझ को बढ़ाना और कार्यों को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है? वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, है ना, कार्यक्रम का आयोजन जो है वो कौन कर रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। यहाँ से पढ़िए, वर्ल्ड फूड इंडिया 3 नवंबर से 5 नवंबर 2023 तक प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाला है। यह कार्यक्रम भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाना है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनेगा। आगे बढ़िए, गगनयान मिशन के संदर्भ में व्योम मित्र कौन है? ये व्योम मित्र कौन है? तो ये एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है, व्योम मित्र। ठीक है भैया, देखिए, अंतिम मानव युक्त मिशन गगनयान से पहले अगले वर्ष एक परीक्षण उड़ान की योजना बनाई गई है, जिसमें एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र ले जाएगा। याद रखना ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की ऐतिहासिक उत्पत्ति आखिर क्या है, क्यों है? तो देखिए, सही आंसर है 1 सदी से भी अधिक समय से चली आ रही औपनिवेशिक कार्यवाहियाँ। इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विकल्प है वो हो सकता है। देखिए, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष मध्य पूर्व में भूमि और राष्ट्रीय पहचान पर एक लंबा विवाद है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी के अंत में हुई, जिसकी परिणति 1948 में इजराइल के निर्माण के साथ हुई, और यह क्षेत्रीय विवादों, है ना, क्षेत्रीय विवादों, हिंसा और प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय आकांक्षा के कारण आज भी जारी है। अगला सवाल देखिए, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती कब होगी?
तो देखिए वोटों की जो गिनती है वो कब होगी, वहाँ पे मिजोरम में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में 3 दिसंबर को ये वोटों की गिनती होगी, ठीक है ना। तो मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव जो होगा, जिसकी तारीखें 7 से 30 दिसंबर 2023 के बीच है। मतदान की जो गणना होगी, मतगणना, वो 3 दिसंबर को होगी, लेकिन चुनाव 7 से 30 नवंबर के बीच होगा और मतगणना 3 दिसंबर को होगी। आगे देखिए अगला है सीविजिल, है ना। सीविजिल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो सीविजिल ऐप का उद्देश्य क्या है? चुनावी कदाचार की रिपोर्ट करना है। अगर कहीं पे कुछ ऐसा गतिविधि गलत मिलती है चुनाव में तो उस पर रिपोर्ट कर दो, है ना। चुनावी कदाचार की रिपोर्ट सिविजिल ऐप के माध्यम से की जा सकती है, जिस पर त्वरित प्रतिक्रिया का वायदा जो है वो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलह हसन के बीच वार्ता के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में किन किन क्षेत्रों पर चर्चा जो है हुई है? तो सही आंसर जाएगा वो हुई है व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, विकास, साझेदारी, उच्च शिक्षा और लोगों के बीच संबंध, ठीक है ना। सही आंसर आप लोग का यही रहेगा। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलह हसन ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और उन्हें गहरा करने के लिए 9 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में वार्ता की। व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, विकास, साझेदारी, उच्च शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर यहाँ चर्चा जो है वो की गई है। कब की गई थी? 9 अक्टूबर 2023 को। आगे देखिए श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर शोध के लिए किसे 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया था? तो सही आंसर है ये किया गया था क्लाउडिया गोल्डियन को, है ना। क्लाउडिया गोल्डिन को 2023 नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है भैया। अमेरिकी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डियन को श्रम बाजार में महिलाओं के योगदान पर उनके शोध के लिए 2023 में नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का आधिकारिक नाम क्या है? तो आधिकारिक नाम उसका क्या है? वो है आर्थिक विज्ञान में स्वेरिस या स्वेरिजेस, है ना, रिक्सेस बैंक पुरस्कार, भी विकल्प सही है। देखिए नोबेल पुरस्कार दिसंबर में ओस्लो और स्टॉकहोम में आयोजित समारोह में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, लगभग $1 मिलियन का नगद पुरस्कार, 18 कैरेट स्वर्ण पदक और डिप्लोमा शामिल होता है, ठीक है भैया। चलिए तो इससे रिलेटेड आप लोगों के जो फैक्ट हैं वो भी कवर हो गए, और ये अक्टूबर के सेकंड की वीक की जो करंट अफेयर्स है वो भी आप लोगों की पहुंच गई है। जैसे ही थर्ड वीक आएगा और थर्ड वीक कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों तक वो भी करंट अफेयर्स की जो वीडियो है पहुंचा दी जाएगी। जय हिंद।